जनरल रिजिड बॉडी मोशन। कैसा मोशन? GRBM। भाई दो तरह का रोटेशनल मोशन था जो हमने पढ़ना है जेई के लिए। दो तरह का, एक तो ऐसा जिसमें कील ठोक दी, तो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट मूविंग, FAOR। दूसरा हो गया जनरल रिजिड बॉडी मोशन, GRBM। जनरल रिजिड बॉडी मोशन में क्या हो रहा है कि मान लो उसमें कील नहीं ठोकी हुई, ये रॉड थी, इसको फ्लिक कर दूं, खटैक फ्लिक कर दिया, ये रॉड कैसे जाएगी? सोचो, ये रॉड ऐसे जाएगी, जाएगी ना ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगी। दिस इज GRBM, दिस इज GRBM। ये ए वाला पॉइंट ऐसे जाएगा और ये बी वाला पॉइंट ऐसे जाएगा। अब फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में अच्छी बात क्या थी कि हमारा each point of the particle of the body, each particle of the body rather, each particle of the body is doing a circular motion about the hinge। इसमें सर्कुलर मोशन नहीं है, मतलब खतरनाक ही मोशन है। ए तो पता नहीं कैसे ही जा रहा है, हाँ या ना, और बी अपनी ही मतलब मस्ती में जा रहा है, दैट्स नॉट सर्कुलर मोशन। तो इस जनरल रिजिड बॉडी मोशन को कैसे पढ़ा जाए? जनरल रिजिड बॉडी मोशन को कैसे पढ़ा जाए? इसको हम ये कह सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस सुपरपोजिशन ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन। अब तुम कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? इस मोशन को ऐसे, रॉड देखो, रॉड देखो, रॉड रॉड ऐसे आ रही है मार्कर, इसको ऐसे सोचो कि हो क्या रहा है, ये रॉड प्योर ट्रांसलेशन कर रही है। क्या कर रही है? प्योर ट्रांसलेशन। व्हाट डू मीन बाय प्योर ट्रांसलेशन? ईच पार्टिकल इज मूविंग विद VCM, ईच पार्टिकल इज मूविंग विद VCM, और ये बस चलता जा रहा है, ये बस चलता जा रहा है। तुम कहोगे ये मोशन और ये मोशन तो सेम नहीं है, दिस एंड दिस इज नॉट सेम, क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन तो कहेगा कि रॉड क्या कर रही है? सिर्फ चल रही है, दैट्स इट ना। हमने कहा नहीं, साथ में प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है कि ये रॉड लो, उसको हिंज कर दो कहां पर? सेंटर ऑफ मास पे, और उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दो, तो ये रॉड ऐसे हो जाएगी थोड़ी देर बाद। हाँ ऐसे जा रही होगी, थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी, हाँ शायद, हाँ या ना। तुम कहोगे फिर हुआ क्या? मैंने कहा ये हुआ, ये मोशन और ये मोशन का सम ऊपर वाला मोशन है। टेक्निकली दिस सिचुएशन इज सुपरपोजिशन ऑफ दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन। दिस सिचुएशन इज superposition of this situation and this situation, and this situation is sort of superposition of this situation and this situation। ऐसे सोचा जा सकता है कि जब भी हमारा क्या हो रहा है, जनरल रिजिड बॉडी मोशन हो रहा है, उसको ऐसे सोचो, प्योर ट्रांसलेशन मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन का क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन हो रहा है। प्योर रोटेशन मतलब रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब तुम कहोगे इससे फायदा क्या होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं, किसी को रिलेटिव वेलोसिटी वाले फॉर्मूले याद हो? किसी को रिलेटिव वेलोसिटी वाले फॉर्मूले याद हो? तो हमने कहा था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कैन आई से वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो बहुत बार यूज किया, इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी
प्लस वेलोसिटी ऑफ v। हाँ, इस फॉर्म में मैंने पता नहीं कितनी बार यूज किया इस फॉर्मूले को, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा? vp माइनस vcm। तो हम ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट p कैन बी रिटन एज vcm प्लस वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू cm। अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ये रॉड थी, ये रॉड थी, ये सिचुएशन थी। तो जनरल रिजिड बॉडी मोशन में इसकी वेलोसिटी कैसे लिखोगे? इसकी वेलोसिटी ऐसे लिख दो कि एक तो vcm हो गई और एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। इससे तुम हर पॉइंट की वेलोसिटी अब डिफाइन कर सकते हो। जब भी जीआरबीएम आए, जब भी जनरल रिजिड बॉडी मोशन आए, तो तुम्हें अगर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल लिखनी है तो क्या लिख दो? vcm और ओमेगा डिफाइन कर दो। तो तुम ये कहोगे इस ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? सोच के इधर देखो बोर्ड की तरफ, vcm और हिंज किया यहां पे सेंटर ऑफ मास पे, ओमेगा से घुमा दिया, तो आगे की तरफ कितनी हो गई? ये नेट वेलोसिटी हो गई ऊपर वाले पॉइंट की, vcm प्लस l/2 ओमेगा। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसकी क्या हो जाएगी? vcm आगे और पीछे की तरफ जैसे ये वाला पॉइंट है x डिस्टेंस पे, तो इसकी vcm तो इसकी भी होगी x ओमेगा। तो हर पॉइंट की अलग अलग है, इसकी vcm तो इसकी भी होगी पीछे की तरफ y ओमेगा। तो ये कर क्या रहे हो? प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन के हिसाब से कर रहे हो। गॉट इट और नॉट? यही तो किया। वेलोसिटी ऑफ cm, ये तो प्योर ट्रांसलेशन वाली हो गई, और p विद रिस्पेक्ट टू cm क्या हो गई? cm पे हिंज मान के घुमा देना। तो ये वही तो हो गया, ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ cm। और वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू cm को ऐसे नहीं बोल सकते, r ओमेगा टाइप हो गया, हाँ या ना? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो गई किसी भी पॉइंट की? r ओमेगा वेक्टर। गॉट इट और नॉट? भाई जैसे ये रॉड थी, ये रॉड थी, और इसका ऐसे vcm हो गया और ऐसे ओमेगा हो गया, तो तुम ये कहोगे इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई? vcm इधर और l/2 ओमेगा पीछे। तो नेट वेलोसिटी vcm माइनस l/2 ओमेगा हो जाएगी। अब मान लो रॉड ऐसे होती और ऐसे होता vcm और ऐसे होता ओमेगा, और ये कह दिया कि भाई ये रॉड वर्टिकल से कितने एंगल पे थी? थीटा पे। अब इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या मैं कहूंगा? vcm तो हर पॉइंट का सेम ही होगा, इसका भी vcm होगा, इसका भी vcm होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, इसका भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। यहां तक का समझ में आ गया? नहीं आ गया? फिर क्या करोगे? यहां पे माना हिंज सेंटर ऑफ मास पे और ओमेगा से घुमा दिया, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी l/2 ओमेगा, इसकी हो जाएगी इधर की तरफ l/2 ओमेगा। नहीं समझ में आया? भाई तुम ये रॉड ले रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि यहां पे हिंज है और ये ऐसे घूम रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है? हाँ या ना? इसकी कितनी है? और ये vcm से जा रहा था, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या है? ट्रांसलेशन की प्लस रोटेशन की। और ये एंगल अगर थीटा था, तो अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद, इन दोनों का वेक्टर सम करना है, vcm स्क्वायर प्लस l/2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 vcm l/2 ओमेगा cos थीटा का अंडर द रूट। नहीं तो दो एक्सेस ले लेना, x में हो जाएगा vcm प्लस l/2 ओमेगा cos थीटा, y में हो जाएगा l/2 ओमेगा sin थीटा, फिर वेक्टर सम कर देना। इधर कितना हो जाएगा? vcm l/2 ओमेगा अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हाँ या ना? इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा,
क्योंकि ये थीटा है, हाँ या ना? तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, L/2 ओमेगा स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा VCM cos 180 माइनस थीटा का अंडर द रूट। या हम कहेंगे कि दो एक्सिस ले ले तो ये हो जाएगा VCM माइनस L/2 ओमेगा cos थीटा x एक्सिस में, y एक्सिस में L/2 ओमेगा साइन थीटा। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। जैसे ये रॉड है और ये रॉड ऐसे जा रही है, VCM तो ऐसे है और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, L/2 ओमेगा तो हो जाएगी ऊपर और VCM हो जाएगा ऐसे, इसका VCM हो जाएगा ऐसे और L/2 ओमेगा हो जाएगा नीचे। इनका वेक्टर सम, इनका वेक्टर सम। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जनरल रिजिड बॉडी मोशन कैन बी थॉट ऑफ एज प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज जनरल रिजिड बॉडी मोशन? ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसका हो गया VCM और कुछ हो गया ओमेगा। यही तो हुआ ना जनरल रिजिड बॉडी मोशन वाली बात, कि ट्रांसलेट भी कर रही है प्योर और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रही है। अब मैं इसके फॉर्मूले बता देता हूं सीधा। फॉर्मूले ऑफ GRBM। पहला फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ P with respect to center of mass. Second formula, total kinetic energy of body is translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. What is translational kinetic energy? Half m VCM square plus half ICM movement of inertia about सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। तो ये यूज होएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, ये यूज होएगा काइनेमेटिक्स में, और डायनेमिक्स में क्या यूज होगा? डायनेमिक्स में यूज होगा F एक्सटर्नल इज MACM। F एक्सटर्नल इज MACM तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डायनेमिक्स, F नेट इज MA। और रोटेशनल मोशन के लिए क्या होगा? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा। टॉर्क इक्वल टू I अल्फा किसके अबाउट लगाओगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कंपेयर दीज फॉर्मूले विद FAOR। FAOR में क्या था? V इज इक्वल टू R ओमेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I हिंज ओमेगा स्क्वायर, और इसमें क्या लगाते थे? टॉर्क हिंजेस I हिंज अल्फा। फर्क है या नहीं है? इसका मतलब सबसे पहले तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन FAOR का है या GRBM का है। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि फॉर्मूले बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल हो गया हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। डायनेमिक्स में कहोगे F एक्सटर्नल इज MACM, टॉर्क CM इज ICM अल्फा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाना है। गॉट इट और नॉट? अब जैसे हमारे पास मान लो ये कोई पहिया है, व्हील है, ये क्या है? व्हील है। व्हील का मोशन कैसा होता है? FAOR होता है, GRBM होता है? जनरल रिजिड बॉडी मोशन होगा ना। व्हील का मोशन जनरल रिजिड बॉडी मोशन होगा। भाई ऐसे हो गया VCM, और ओमेगा ऐसे भी हो सकता है ऐसे घिसटता हुआ जा रहा है ये व्हील। पता है ये घिसटता हुआ क्यों जा रहा है? नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? VCM, और इसी डायरेक्शन में R ओमेगा। या दैट मेक सम सेंस? इस वाले पॉइंट की VCM और ये ओमेगा ऐसे है, तो इधर की तरफ R ओमेगा।
ये व्हील को ऐसे लिया, पहिया था, और ऐसे घुमा दिया, तो ये ऐसे ऐसे स्किड मारता हुआ ऐसे ऐसे स्किड मारता हुआ आगे जा रहा है। हाँ या ना? फील आई है नहीं आई? यही तो आ रहा है। हम ये कहें कि ये पहिया है, ये जमीन है, ये जमीन है। ध्यान से देखो, पहिए की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ऐसे, पहिए का रेडियस है r और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और वो कह रहा है जमीन पे ये क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन है ये, विदाउट स्लिपिंग। क्या कर रहा है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। दिस इज अ केस ऑफ जनरल रिजिड बॉडी मोशन। और नो स्लिप कंडीशन कह रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में क्या कंडीशन होनी चाहिए? पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी सेम हो। VA शुड बी सेम एज VB, और B की वेलोसिटी तो कितनी है? 0, ग्राउंड थोड़ी चल रहा है। और A की कितनी होगी? VCM इधर और R ओमेगा इधर, और मैं कहूंगा नेट कितनी हो जाएगी? VCM माइनस R ओमेगा राइट में, दैट शुड बी 0। तो कंडीशन बन गई VCM शुड बी R ओमेगा। हाँ या ना? ये क्या कंडीशन बन गई? अगर पहिया रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करे ग्राउंड पे, तो VCM इक्वल टू R ओमेगा होगा। और एक और चीज भी है, ध्यान से ये देखना पड़ेगा, VCM अगर ऐसे है तो ओमेगा ऐसे होना चाहिए, और अगर VCM इधर है तो ओमेगा इधर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो 0 हो पाएगा, क्योंकि VCM इधर R ओमेगा इधर, VCM इधर R ओमेगा इधर। एम आई राइट? दैट मेक्स सम सेंस? हाँ या ना? मतलब ये नहीं कर सकते तुम कि ये VCM और ये ओमेगा फिर तो दोनों ऐड हो जाएंगी। गॉट इट और नॉट? अब क्वेश्चन में क्या बनता है? ये पहिया कर रहा था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, VCM या ओमेगा में से एक ही देगा वो। क्यों देगा? क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है ना। अगर VCM दे देगा तो ओमेगा निकल जाएगा, हाँ या ना? और अगर ओमेगा दे देगा तो VCM निकल जाएगा। अब वो कहेगा हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ VCM? हाईएस्ट पॉइंट की कितनी होगी? VCM ऐसे एंड R ओमेगा भी ऐसे, कितनी हो गई है? 2 VCM। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन आया हो, प्रूव दैट अ व्हील डूइंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, देन द वेलोसिटी ऑफ द टॉपमोस्ट पॉइंट इज डबल द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या आया था क्या? गुड, समझ में आया क्या हो गया? 2 VCM। अब इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की VCM इधर हो जाएगी, क्या मैं कह सकता हूं R ओमेगा इधर हो जाएगी, और R ओमेगा की वैल्यू भी किसके बराबर है? VCM। तो ये कितना हो जाएगा? √2 VCM। हाँ या ना? जैसे मान लो ये पहिया है और ऐसे VCM है और ऐसे ओमेगा है, और ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई? VCM। इस वाले की होनी चाहिए R ओमेगा, एंड ये नीचे वाले पॉइंट की 0 है, तो VCM शुड बी R ओमेगा। ये तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन हो गई। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? ये एंगल थीटा दे दिया, क्या मैं कह सकता हूं इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी VCM, और टेंजेंट के अलोंग हो जाएगी R ओमेगा, जिसकी वैल्यू भी कितनी है? VCM। ये 90 डिग्री होगा, हाँ, कभी टेंजेंट के अलोंग है। और मैं कहूंगा अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो कैसे ऐड करना है हमें? इधर तो VCM हो गया, इधर VCM हो गया, इधर थीटा हो गया, इनका रिजल्टेंट ही तो निकालना है। ये हो गया V साइन थीटा, ये हो गया V कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा V माइनस V कॉस थीटा का स्क्वायर
प्लस वी साइन थीटा के स्क्वायर का अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा वी रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 का रूट बन जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साथ में v भी चल रहा है। आंसर आ जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। ये क्या है v cm, ये क्या है v cm। क्या टफ था? किसी और पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट का निकालना है। इधर हो जाएगा VCM और टेंजेंट के अलोंग R ओमेगा विच इज सेम एज VCM। दिस एंगल विल बी थीटा। रिजल्टेंट आ जाएगा 2v cos थीटा बाई 2, क्योंकि यहां पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होते ही क्या हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला कहेगा 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। गाइज मैं ये कह रहा हूं, सपोज ये पहिया है और ये नीचे प्लैंक लगा दिया, नीचे प्लैंक लगा दिया, और ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। प्लैंक की स्पीड है इधर की तरफ v1, पहिए की इधर की तरफ है vcm, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, रेडियस है r। फिर एक काम करते हैं, एक ऊपर भी प्लैंक लगा देते हैं, इसकी है इधर v2। अब क्वेश्चन है फाइंड कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, नो स्लिप कंडीशन लगाओ एट पॉइंट PQ। लगा सकते हो, नो स्लिप कंडीशन एट पॉइंट PQ, और इसका नाम ले लो MN। नो स्लिप कंडीशन लगाओ एट MN। इक्वेशन लिखो, इधर देखो P वाले पॉइंट की वेलोसिटी कैसे होगी, इधर VCM और इधर R ओमेगा, और इस वाले पॉइंट की किधर हो जाएगी, इधर की तरफ V1। तो क्या इक्वेशन बनाई, हाँ तो ऐसे कर देना कि लेफ्ट की तरफ कितनी है R ओमेगा माइनस VCM, इधर V1, तो R ओमेगा माइनस VCM इज V1। नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं R ओमेगा प्लस V1 इज VCM, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो लेफ्ट वाले वेक्टर्स को राइट वाले वेक्टर्स के बराबर कर रहे हो, ये थोड़ी कर रहे हो। तुम तो ये कह रहे हो कि इसका रिजल्टेंट, ये कह रहे हो तुम दो वेक्टर्स को इक्वेट कर रहे हो, जीरो नहीं कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि भाई VCM ऐसे है तो इसकी तो VCM हो गया, और ओमेगा ऐसे है तो इधर ही R ओमेगा भी हो गया, और इसका हो गया V2, तो ये हो जाएगा VCM प्लस R ओमेगा इज V2। जनरल रिजिड बॉडी में मोशन, जनरल रिजिड बॉडी मोशन, इसमें हमने कहा था दिस इज लाइक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, इस मोशन को कैसे ट्रीट करा हमने, हमने कहा कि इसको ऐसे मानो कि सेंटर ऑफ मास चल रहा है और बॉडी घूम भी रही है। एम आई राइट? इसके काइनेमेटिक्स का रिजल्ट तो क्या हो जाएगा, इसके काइनेमेटिक्स का रिजल्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, या ये भी कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस R ओमेगा
आर ओमेगा को पूरे कोई वेक्टर बोल दिया कि एक तरीके से आर ओमेगा पूरा मिला के एक वेलोसिटी हो जाएगी हमारी टेंजेंट के अलोंग, हाँ या ना? इसमें ये मत कहना कि कौन सा वेक्टर है या क्या है, मतलब ऐसे बोलो कि हाँ आर ओमेगा वेलोसिटी एंड वीसीएम वेलोसिटी, दैट मेक सम सेंस। दूसरा होएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पता होगी तभी तो तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे। तो इसके अंदर इस सिचुएशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज गिवन बाय अ फॉर्मूला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m VCM square plus rotational kinetic energy is given by half ICM omega square. हाफ m VCM square तो कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी होगी? ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल होगी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। थर्ड डायनामिक्स, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या लगाओगे इक्वेशन? F net is MACM, F net is MACM, और इसके लिए रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन क्या होती है? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा। नाउ यू शुड रियलाइज कि दीज आर डिफरेंट देन योर FAORs, क्योंकि FAOR के अंदर तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी तुमने क्या बोली थी? एक्स ओमेगा। यू रियलाइज दैट? यू रियलाइज FAOR के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या बोली थी? हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। और डायनेमिक्स में तुमने क्या बोला था? टॉर्क अबाउट हिंज आई हिंज अल्फा, अल्फा, ठीक है? तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगाना है? हिंज के अबाउट। टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती थी, आई हिंज ओमेगा स्क्वायर, एंड V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता था। ये पूरे फॉर्मूले किसके लिए थे? सिर्फ और सिर्फ FAOR। तुम्हें दिखाई दिया उनके काउंटर पार्ट फॉर्मूले GRBM के लिए एंटायरली डिफरेंट है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पहले रियलाइज करना पड़ेगा कि हम GRBM का क्वेश्चन है या FAOR का। जैसे ये रॉड है और हमने कह दिया इसका कुछ VCM है और कुछ ओमेगा है, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM दैट इज ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर। ये तुम्हारी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। गाइस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस ऑफ जनरल रिजिड बॉडी मोशन। अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन है ये छत है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, ठीक है? और ये कैसा है? सॉलिड सिलेंडर। क्या चीज है ये? सॉलिड सिलेंडर। रस्सी ऐसे लगा दी, it is released from रेस्ट। क्वेश्चन है जब ये h हाइट नीचे गिर जाए, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, पहले तो ऐसे देखो ही मत, इसको देखो कहां से? यहां से देख लो। ये आंख मान लो, ये क्या मान लो? आंख मान लो। अगर ये आंख मान रहे हैं तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा गोल चक्कर, फिर मुझे दिखाई देगा ऐसे रस्सी, ऐसे तो दिखेगा।
और अब ये अनरैप होता हुआ गिरेगा, हाँ अनरैप होता हुआ गिरेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास गिरेगा h हाइट और ये अनरैप हो जाएगा, तो इसकी हालत ये हो जाएगी अब क्या मैं कह सकता हूं, इसके अंदर तो कोई हिंज वाला केस तो है ही नहीं, ये तो कैसा मोशन हो रहा है, जनरल रिजिड बॉडी मोशन, इसमें कोई स्टेशनरी पॉइंट या इसमें बेसिकली, चलो स्टेशनरी पॉइंट वर्ड इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, लेट अस से इसमें कोई हिंज तो है नहीं, तो इसमें हम वेलोसिटीज कैसे मानेंगे, जनरल रिजिड बॉडी मोशन में हम वेलोसिटीज कैसे मानते हैं, VCM एंड ओमेगा। अब तुम कहोगे ये पार्टिकल हमारा, ये सिलेंडर हमारा यहां से यहां तक गिरा अगर, तो क्या मैं कह सकता हूं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, लेकिन दैट इज गेन इन टोटल ke, ट्रांसलेशनल ke एज वेल एज रोटेशनल ke, एग्जैक्टली, कभी ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो जो लॉस इन जीपी गया वो कहां कहां गया, वो ट्रांसलेशनल के में भी गया और रोटेशनल के में भी गया, तो हमने कहा लॉस इन जीपी तो लिख दिया mgh, गेन इन ट्रांसलेशनल के क्या बोल दिया, हाफ m VCM स्क्वायर, प्लस रोटेशनल के क्या लिख दिया, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ICM कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये एक्सिस हो गई ना सेंटर ऑफ मास वाली जिसके अबाउट ये घूम रहा है, सॉलिड सिलेंडर को डिस्क की तरह ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था, कितना आता था, mr स्क्वायर बाई 2। अब ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दो अननोन हो गए, एक VCM और एक ओमेगा। अब क्वेश्चन में ये मानेगा कि नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड सिलेंडर, इसका मतलब वो हम ये कहेंगे कि जो ये रस्सी है वो ऐसे आ गई, ये रस्सी रैप्ड थी ना इसके राउंड, ऐसे रैप्ड थी, तो हम ये मानेंगे रस्सी का जो ये पॉइंट है और ये बॉडी का पॉइंट है, इन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब क्योंकि छत पे टांग रखा था रस्सी को, तो इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब ये रस्सी ऐसे हो गई तो इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो हो जाएगी जीरो, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ VCM एंड ऐसे घूम रहा है, ऊपर की तरफ R ओमेगा, और दोनों को बराबर करोगे तो इससे आ जाएगा VCM माइनस R ओमेगा इज 0, VCM इज R ओमेगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यहां से m काट दो, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दो, VCM स्क्वायर, तो ये बन जाएगा GH इज V स्क्वायर बाई 2 प्लस V स्क्वायर बाई 4, 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4, तो ये हो जाएगा 4GH बाई 3 का अंडर द रूट इज VCM। गाइज एक और क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मान लो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है थीटा, यहां से किसको, सॉलिड स्फीयर को रिलीज किया रेस्ट से, ठीक है, ये नीचे गिरेगा, और अगर ये जो प्लेन है ये सफिशिएंट रफ है,
कैसा रफ है? सफिशिएंट रफ है टू प्रिवेंट स्लिपिंग। सफिशिएंट रफ है टू प्रिवेंट स्लिपिंग। भाई तुम खुद से सोचो, अगर ये चिकना होता तो घिसटता हुआ आता, अगर ये फ्रिक्शन वाला होता, रफ होता, तो ये स्लिप ना करता, घूमता हुआ आता। फोन साइलेंट पे कर दो। तो क्वेश्चन है, जब इसका सेंटर ऑफ मास h नीचे गिर जाए, वर्टिकल हाइट h नीचे, तो जब इसका सेंटर ऑफ मास h नीचे गिर जाएगा तो ये पहिया यहां पे आ जाएगा। Am I right? तो इसका कुछ VCM भी हो जाएगा और कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी हो जाएगी, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं लॉस इन जीपी इज गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट भी होगा क्या? हीट होगा, क्योंकि जब भी फ्रिक्शन होता था तो हम हीट मानते थे वैसे तो। यहां पे अब सोचने वाली बात है, जब उसने कहा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, तो स्लिपिंग तो नहीं हो रही ना। स्लिपिंग नहीं हो रही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए? स्टैटिक लगनी चाहिए। स्टैटिक लगेगा तो रबिंग भी नहीं होगी, हाँ या ना? रबिंग होगी क्या? रबिंग भी नहीं होगी, और रबिंग भी नहीं होगी तो हीट कितनी होनी चाहिए? 0। मतलब फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शन होने से हीट नहीं हो जाती, फ्रिक्शन होना चाहिए काइनेटिक, जहां पर रबिंग हो रही हो, घिसट रहा हो। जब घिसटेगा तब जाके हीट जनरेट होगी। तो इस केस में हीट जनरेट नहीं होती। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस आए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाले, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, तब हमेशा कौन सा फ्रिक्शन लगाना है? स्टैटिक मानना है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमें पता नहीं होती, डायरेक्शन कुछ भी अज्यूम कर लेना। क्या कर लेना? अज्यूम कर लेना, और उसके बाद उसमें कोई हीट जनरेट नहीं होती है। ये नॉन डिसिपेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन डिसिपेटिव। डिसिपेट करना, हीट डिसिपेट करना, हीट वेस्ट कर देना। तो जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो उसमें हीट जनरेट नहीं होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? लॉस इन जीपी हो जाएगा mgh, गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m VCM स्क्वायर, प्लस कौन सा लिया है मैंने? बॉडी कैसी ली है? सॉलिड स्फीयर लिया है, तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और नो स्लिप कंडीशन लगाएंगे तो VCM ऐसे हो गया और R ओमेगा ऐसे हो गया। हाँ, VCM ऐसे था तो VCM तो ऐसे हो गया, ओमेगा ऐसे है तो ऊपर की तरफ R ओमेगा हो गया। नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0। सो कैन आई से VCM माइनस R ओमेगा इज 0। तो VCM इज R ओमेगा। तो इस R ओमेगा को लिख देना VCM का स्क्वायर, हाँ या ना? ये कितना आ गया? ये आ गया 1/2 प्लस 1/5, दैट्स 10gh बाय 7 का अंडर द रूट। दैट्स रूट ऑफ 10gh बाय 7। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ, अगर ये स्मूथ ग्राउंड होता और ये पार्टिकल होता, तब छोड़ते तो वेलोसिटी कितनी होती? √2gh। √2gh हमेशा ये √2gh से कम ही आएगी। क्यों कम आएगी? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में तो हीट तो गई नहीं, फ्रिक्शन में हीट तो गई नहीं। तो अगर ये पार्टिकल होता और h गिरता तो √2gh आती। लॉस इन जीपी mgh इज हाफ mv स्क्वायर। √2gh से कम इसलिए आएगी, वहां पे सारी की सारी लॉस इन जीपी ट्रांसलेशनल केई में जा रही थी, यहां पे कुछ पार्ट रोटेशनल केई में भी चला गया, हाँ या ना? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी,
तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास √2gh से छोटा होगा। अगला क्वेश्चन गाइस, बोर्ड की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन, हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास ग्राउंड है, और ये ग्राउंड कैसा है? रफ ग्राउंड है। ये ग्राउंड कैसा है? रफ ग्राउंड है, और ये इतना रफ ग्राउंड है कि इस पे बॉडी क्या करेगी? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करे। इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। और स्टैटिक होगा तो हीट जनरेटेड नहीं होगा, हीट जनरेटेड नहीं होगा क्योंकि उसमें रबिंग नहीं होती। अब ये क्वेश्चन काफी प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन हो गया। इन्होंने एक कारपेट को रोल कर दिया, इन्होंने एक कारपेट को रोल कर दिया। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्यों है? ये काफी हद तक यूज करा जा सकता है। तंबू लगाते हैं ना, टेंट लगाते हैं, तो टेंट लगाने वाले क्या करते हैं भाई? ऐसे कारपेट रोल करके आ गए। ये क्या बन गया? सॉलिड सिलेंडर। ये क्या बन गया? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का रेडियस हो गया r और उसका मास हो गया m। इसको वो हल्का सा टच कर देंगे, बस हल्का सा टच, ठक, हल्का सा बस टच कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लोगे? 0। वो अपने आप ही अनरोल हो जाएगा, वो अपने आप ही अनरोल हो जाएगा, वो नीचे बिछता जाएगा, वो नीचे कारपेट नीचे बिछती जाएगी और मास और रेडियस दोनों ही कम होते जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं पहुंच के रेडियस हो गया हमारा r/2, कम हो गया ना रेडियस, क्योंकि नीचे भी बिछ चुका है, क्योंकि नीचे भी बिछ चुका है। तो क्या मैं कह सकता हूं मास कितना हो जाएगा? सोच रहा हूं मैं, मास कितना हो जाएगा? हम ये कह सकते हैं दिस मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज πr²। एल कौन सा लेंथ हो गया? ये वाला लेंथ, हाँ या ना? 3D में बनाया है बेटा भाई, कारपेट है, कारपेट है, कारपेट 3D में होगी या नहीं होगी? सिर्फ या सामने से देखोगे उसे? ऐसे ऐसे है ना? अच्छा, अब सही है? अजीब सा लग रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। 3D में बनाया है मैंने। तो अब ये होगा कि हमारा जब ये नीचे बिछता जाएगा तो रेडियस भी कम हो रहा होगा और मास भी कम हो रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब रेडियस आधा हो जाएगा तो मास कितना हो जाएगा? m1 कितना हो जाएगा? रो तो सेम ही होगा, पाई r/2 का स्क्वायर इंटू l। कैन आई से दैट इज रो पाई r²l/4। कैन आई से दैट इज m/4। कैन आई से दैट इज m/4। जब ये यहां पहुंच गया तो लॉस इन जीपी अपने आप आ रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ओवरऑल चीज का क्या हो रहा है? नीचे आता जा रहा है। तो हम ये कहेंगे वो रोल अनरोल अपने आप हो जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, जो तंबू वाले हैं वो हल्का सा टच करेंगे, वो अपने आप ही फैलती जाएगी कारपेट। हम कहेंगे कि यहां पर जब रेडियस आधा हो गया तब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लो VCM और एंगुलर वेलोसिटी ले लो ओमेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो क्या बोलोगे? लॉस इन जीपी इज गेन इन ट्रांसलेशनल KE प्लस रोटेशनल KE एंड देयर इज नो हीट, देयर इज नो हीट, क्योंकि उसने बोला है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, क्योंकि उसने बोला है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है। यहां तक का समझ में आ गया? अब लॉस इन जीपी कैसे निकालोगे? लॉस इन जीपी, अब याद करें, जब वेरिएबल मास वाला फंडा होता है, जिसमें मास एक तरीके से चेंज सा होता जा रहा है, तब हम क्या करते थे? लॉस इन जीपी कैसे निकालते थे? चेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, चेन वाले क्वेश्चंस में हम लॉस इन जीपी कैसे निकालते हैं? रेफरेंस लेवल लेके निकालते हैं। हमने ये वर्क एनर्जी में पढ़ा था कि रेफरेंस लेवल लेके लॉस इन जीपी निकाला जाता है जब चेन वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कराए होंगे मैंने कि ये ऐसे है, यहां पर चेन है और पहले कुछ पार्ट टंगा हुआ था, अब ये पूरा का पूरा नीचे पहुंच गया, तो लॉस इन जीपी निकालो। तो क्या करते थे? कोई रेफरेंस लेवल ले लेते थे और फिर अब सेंटर ऑफ मास को यूज करके हम लॉस इन जीपी निकालेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं, एक काम करें, यहां पर ले लो रेफरेंस लेवल और लॉस इन जीपी में क्या बोलोगे? लॉस मींस इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस मींस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे है? r हाइट पे है और पूरा का पूरा मास कितना था? m। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg r और फाइनल कितनी हो गई?
m/4 इंटू जी mgh, h कितना हो गया r/2, तो माइनस ऑफ m/4 g r/2, दिस इज 7 mgr/8। ये तो आ गया तुम्हारा लॉस इन जीपी। लॉस इन जीपी हमारा 7 mgr/8 आ गया। दैट शुड बी गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अब इस वाले की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वीसीएम स्क्वायर। तो हाफ एम कितना हो गया? m/4 वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम। आईसीएम कितना हो जाएगा? इस वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है सॉलिड सिलेंडर का। तो m की जगह तो लिखना m/4, r की जगह लिखना r/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। हाफ आईसीएम इज mr²/2, m की जगह m/4, r की जगह r/2 का स्क्वायर बाय 2, हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। यहां तक का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस इक्वेशन में दो अननोन आ गए, एक वीसीएम और एक ओमेगा, एक वीसीएम और एक ओमेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, यहां पे नो स्लिप कंडीशन लगाएंगे नीचे वाले पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा वीसीएम और इधर कितना हो जाएगा? आर ओमेगा नहीं होगा, r/2 ओमेगा होगा। हाँ, क्योंकि रेडियस भी तो r/2 हो चुका है। तो हम कहेंगे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो वीसीएम माइनस r/2 ओमेगा शुड बी 0। सो इससे नो स्लिप कंडीशन आ गया, वीसीएम इज r/2 ओमेगा, वीसीएम इज r/2 ओमेगा। ये इक्वेशन आ गई कहां से? नो स्लिप कंडीशन से। अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, तुम्हें ओमेगा को लिख देना है, ओमेगा को लिख देना है 2 VCM/R, 2 VCM/R। गॉट इट और नॉट? तो इक्वेशन क्या हो गई? 7 mgr/8 इज हाफ m/4 v स्क्वेयर प्लस हाफ, ये हो जाएगा mr स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर बाय कितना हो जाएगा? ये 2 2 4 4 4 16 16 2 जा 32 32। ओमेगा स्क्वेयर को लिख दो 4 VCM स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर काट दो, m से m काट दो, 4 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये 8 भी काट दो चलो, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2। 1 + 1/2 इज 3/2 v स्क्वेयर इज 7 gr। तो v आ जाएगा 14 gr/3 का अंडर द रूट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ओके। मैंने एक और चीज भी बोली थी कि रेफरेंस लेवल अगर हम डिफरेंट ले लें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता ना? एक बार जरा रेफरेंस लेवल ये लेके करो, लॉस इन जीपी निकालो। एनीबॉडी? अगर तुम ये वाला रेफरेंस लेवल ले रहे हो सॉलिड सिलेंडर के बीच में, तो लॉस इन जीपी कितना आएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0। फाइनल कितनी आ जाएगी? माइनस m/4 gr/2। गड़बड़ नहीं हो गई ये? तो लॉस इन जीपी कितना आ रहा है? mgr/8। ये तो 7 mgr/8 आ रहा था। एनीबॉडी? नहीं समझ में आया? नीचे वाला रेफरेंस लेवल ले रहा था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgr आ रही थी, फाइनल m/4 gr/2 आ रही थी, तो लॉस इन जीपी आ रहा था 7 mgr/8। और अगर तुमने यहां पर रेफरेंस लेवल ले लिया तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 आ रही है,
और फाइनली आ रही है -m/4 GR/2। ये तो सेम मैच ही नहीं कर रहा। ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुमने कुछ बड़ा सा मिस्टेक करी है, समथिंग यू हैव स्किप्ड। दैट शोज कि क्या बोलते हैं, तुम्हें पूरी अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, सोच नहीं पाए इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से। लॉस इन जीपी, लॉस इन जीपी, नीचे वाला एग्जैक्टली। ये भी तो फैल गया है, ये भी तो फैल गया है। ये मास कितना है, ये 3m/4 है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखोगे, 3m/4 GR। R नीचे आ गया, अब करके देख लो। ये आ गया 8 और ये आ गया 1 + 6 mgr, 7/8 mgr। अगर हम ऊपर वाला रेफरेंस लेवल ना लेते तो यू माइट नॉट नेवर थिंक कि जो नीचे फैल गया है उसकी भी तो लॉस इन जीपी में काउंट होना चाहिए। वो पहले क्यों बच गए, क्योंकि तुमने नीचे वाला रेफरेंस लेवल लिया, तो जो नीचे फैल गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या रही, 0 रही। लेकिन वो जब ऊपर वाला रेफरेंस लेवल लिया तो तुम्हें नीचे वाले का जो लॉस इन जीपी है वो भी तो काउंट करना पड़ेगा। अब इसमें तुम होमवर्क क्वेश्चन क्या कर सकते हो, होमवर्क क्वेश्चन ये कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में था कि रेडियस हो जाए आधा, तब वीसीएम निकालो और ओमेगा निकालो। अब नया क्वेश्चन तुम घर पे जाके ट्राई मारना, अगर रेडियस हो जाए r/3, रेडियस हो जाए r/3, देन फाइंड वीसीएम, देन फाइंड वीसीएम। आई थिंक उसमें मास हो जाएगा m/9। हाँ, लॉस इन जीपी, लॉस इन जीपी नीचे वाले का रेफरेंस लेवल लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले होगा mgr, फिर हो जाएगा m/9 GR/3 इज हाफ m/9 VCM स्क्वायर प्लस हाफ m/9 R/3 का स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, एंड VCM इज R/3 ओमेगा, VCM इज R/3 ओमेगा। डन। यहां पर वी आर डन विद GRBM का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगले क्वेश्चन होते हैं GRBM का डायनामिक्स। GRBM के डायनामिक्स से हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तुम ये सोचो, जहां से जिस क्वेश्चन से हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टार्ट किया था उसी क्वेश्चन का एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज कम इन, आई थिंक मेंस में आ चुका है पहले, इसी टाइप का। ये है, ये है, फिर से यहां पर रैप कर दिया, यहां पर रैप कर दिया। ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगेन साइड से देखेंगे, साइड से देखेंगे तो बेटा ऐसा दिखाई देगा, कुछ दिखेगा, दिखेगा ना। नीचे क्या लगेगा, mg, नीचे क्या लगेगा, mg, नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, t लगेगा या 2t लगेगा, दो अलग अलग रस्सियां हैं भाई, ये इसमें भी t लगेगा, इसमें भी t लगेगा, तो 2t लगना चाहिए। एक काम करो ना, 2t मत लो, एक काम करो, इसको बोल दो t/2 तो ये भी t/2, तो mg नीचे लगेगा तो इसमें ऊपर t लगेगा। कर सकता था ऐसे, हाँ या ना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फर्स्ट स्टेप क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सेकंड स्टेप क्या होता है, एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना। इसमें एक्सेलरेशन डायग्राम कैसा बनेगा, तुम्हें फील आनी चाहिए कि ये जनरल रिजिड बॉडी मोशन है, तो जनरल रिजिड बॉडी मोशन में एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बना दोगे, एक तो हो गया सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, ये तो हो गया प्योर ट्रांसलेशन, और सेंटर ऑफ मास पे हिंज करके माने तो टॉर्क कैसे लग रही है, क्लॉकवाइज, तो ऐसे मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, हाँ या ना। तो दो एक्सेलरेशन होगी, एक प्योर ट्रांसलेशन, एक प्योर रोटेशन।
तो एफबीडी भी बन गया, एक्सेलरेशन डायग्राम भी बन गया। अब इक्वेशंस क्या बनाओगे? मैंने कहा था डायनामिक्स में दो इक्वेशंस बनेंगी, एक तो बनेगी एफ नेट इज MACM और एक बनेगा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा। इसका मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगाना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हमने कहा एक इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस टी इज MACM, mg माइनस टी इज MACM, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो कितना आएगा? टेंशन के कारण आएगा TR। तो TR किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज इज ICM अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। कितना आ जाएगा? सॉलिड सिलेंडर है ना, mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा, अल्फा भी तुमने क्लॉकवाइज ही माना है। दो इक्वेशन हो गई। अब यहां पर अटक गए, ये तो हो गई ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ये हो गई रोटेशनल मोशन के लिए। अटक क्यों गई? तीन अननोन है, टी ए और अल्फा, टी ए और अल्फा। नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन क्या लगाओगे? जो ये रस्सी है ये छत से कनेक्टेड है, तो ये मान लो कि इस रस्सी के इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है? 0, और इस बॉडी के इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ ACM और ऊपर की तरफ R अल्फा। तो नो स्लिप कंडीशन कहेगा ACM माइनस R अल्फा इज 0। डन, डन विद दिस क्वेश्चन। एक R काटो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड करोगे तो T कट जाएगा, T कट जाएगा तो क्या बनेगा? mg इज MA प्लस MA बाय 2। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2g बाय 3। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2g बाय 3। ओके गाइस, मैं ये कह रहा हूं, अनदर क्वेश्चन। मान लो ये आइडियल पुली है, ये आइडियल है। फिर मान लो ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर ले लो, वैसे चाहे तो जनरल बॉडी भी मान सकते हैं। इसके अराउंड रस्सी लपेट दी, इसके अराउंड रस्सी लपेट दी, इसका मास कैपिटल M है, इसका रेडियस R है। उसके यहां पर दूसरी तरफ एक स्मॉल m रख दिया। हाँ, सॉलिड सिलेंडर ले लो, और ये स्मॉल m ले लिया। अब क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M। गाइस, पहली चीज क्योंकि ये पुली आइडियल है तो दोनों तरफ रस्सी में टेंशन हो जाएगी सेम, ठीक है, क्योंकि वो आइडियल नहीं होता तो दोनों तरफ टेंशन होती है डिफरेंट। अब FBD बनाया तो इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा mg, और इसका FBD बनाया तो नीचे लगेगा कैपिटल mg और ऊपर लगेगा t। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, एक्सेलरेशन बनाना है मुझे, तो इसका एक्सेलरेशन मैं कह सकता हूं कि मान लो इसका एक्सेलरेशन बोल देता हूं, सेंटर ऑफ मास का नीचे ACM है और ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, इसका नीचे अगर ACM बोलूं तो इसका ऊपर ACM होना चाहिए। दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। इसका ACM और इसका A दोनों बराबर नहीं होंगे, अलग हो सकते हैं, अलग होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इसका ACM अगर नीचे A है तो इसका A ऊपर सेम नहीं होगा, क्योंकि वो फंडा हम लगाते थे न्यूटन लॉज वाले क्वेश्चंस में, वो कंस्ट्रेंट पे बेस्ड होता था कि लेंथ ऑफ रस्सी इज कांस्टेंट। तुम ये कहते थे कि अगर ये ऐसे कनेक्टेड है और जब ये जितना x ऊपर जाएगा तो ये भी हमारा x उतना ही नीचे जाएगा। यहां पर लेंथ ऑफ रस्सी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि असलियत में तो जो ये रस्सी है
ये अनरैप होती जा रही है, इसके अराउंड लपेटी हुई है, तो ओवरऑल लेंथ ऑफ रस्सी अनवाइंड हो रही है। क्योंकि वो अनवाइंड हो रही है तो जरूरी नहीं है, इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये भी नीचे जा रहा हो डिफरेंट ए से, और वो भी ए कैपिटल ए से नीचे जा रहा हो। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कंस्ट्रेंट वाले फंडे से तुम ये कहते थे इसका जितना एक्सेलरेशन ऑफ ए ऊपर है, इसका भी उतना ही ए नीचे होगा। यहां पर लेंथ ऑफ रस्सी इज नॉट कांस्टेंट, तो तुम ये नहीं कह सकते कि इसका ए अगर नीचे ए लिया तो इसका ए ऊपर लेना पड़ेगा। वी कैन टेक इट डिफरेंट, बस इतना ही सोचना है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे? उसके बाद हम कहेंगे इसके लिए इक्वेशन लिख दो। इसके लिए इक्वेशन क्या कहेगा? mg माइनस टी इज ma। उस वाले की ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिख दो। ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या कहेगी? mg माइनस टी इज MACM, कैपिटल M कैपिटल A CM। इसकी रोटेशन की इक्वेशन क्या कहेगी? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा TR इज mr स्क्वायर बाय 2 अल्फा। ये थर्ड हो गया। अननोन कितने हैं? 4, एक टेंशन, एक A, एक ACM, एक अल्फा। चौथी इक्वेशन आएगी नो स्लिप कंडीशन से। अब ध्यान देना, नो स्लिप कंडीशन में हम ये कह रहे हैं इसकी एक्सेलरेशन स्मॉल ए नीचे है, तो इस रस्सी के पॉइंट की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए होगी, इस रस्सी के पॉइंट की एक्सेलरेशन ए ऊपर होगी, तो इस रस्सी के पॉइंट की एक्सेलरेशन ए ऊपर होगी, और इस बॉडी की एक्सेलरेशन, मैंने कहा इस पॉइंट की एक्सेलरेशन ACM तो नीचे है और R अल्फा ऊपर है, जो मैंने अज्यूम किया डायरेक्शन उसके हिसाब से। अब इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन इक्वेट कर दो, तो क्या कहोगे? R अल्फा माइनस ACM इज स्मॉल ए। दैट्स योर फोर्थ इक्वेशन। अब 4 इक्वेशन 4 अननोन, वी आर डन। 4 इक्वेशन 4 अननोन, वी आर डन। हालांकि तुम्हें हो सकता है सॉल्व करने में दिक्कत आ जाए, वैसे वो स्टैंडर्ड है, इसका तरीका होता है। टेंशन निकाल लो पहले। क्या निकाल लो? टेंशन निकालो। स्मॉल ए को क्या लिख दोगे? स्मॉल ए को क्या लिख दोगे? इस इक्वेशन में ए अल्फा और ACM डाल दो, तो ए को लिख दो G माइनस टी बाई स्मॉल एम। G माइनस टी बाई स्मॉल एम इज इक्वल टू R अल्फा। R अल्फा को लिख दो 2t बाई कैपिटल M, 2t बाई कैपिटल M माइनस ACM। ACM को लिख दो, ओके, ACM को क्या लिख दोगे? G माइनस टी बाई कैपिटल M, G माइनस टी बाई कैपिटल M। हाँ या ना? यहां पर आ जाएगा 2g अपॉन 1 बाय स्मॉल m प्लस 2 बाय नहीं प्लस 3 बाय कैपिटल M शुड बी t। हाँ या ना? तो टेंशन आ जाएगी 2mmg अपॉन m प्लस 3m। अब ये टेंशन की वैल्यू तुम इस वाली इक्वेशन में डालोगे तो ए आ जाएगा, इस वाले में डालोगे तो ACM आ जाएगा, और इस वाले में डालोगे तो अल्फा आ जाएगा। डन। सपोज करो, देखो अब ये होमवर्क भी छोड़ो, बता ही देते हैं। सिमिलर सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिमिलर सा क्वेश्चन ये हो जाएगा, ये आइडियल है, हाँ या ना? और रस्सी इस पे लपेट दी, तो कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे कहते ना भाई, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा t, इसका ले लो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ले लो ACM, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे ले लो अल्फा। इसकी ट्रांसलेशन की इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस टी इज MACM, और टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? TR ऐसे इज
आईसीएम को लिख देंगे एम के स्क्वायर अल्फा, मैंने सिलेंडर नहीं लिया, जनरल ले लिया, हाँ या ना, एम के स्क्वायर अल्फा, ये इसकी रोटेशन की हो गई, ये इसकी ये ट्रांसलेशन की हो गई, ये रोटेशन की हो गई। क्योंकि वो आइडियल है तो टेंशन यहां पर भी टी ही रहेगी। ये मास ले लो स्मॉल एम, इसकी एक्सेलरेशन हो गई ए, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी टी इज इक्वल टू एम ए। अब इसकी एक्सेलरेशन ए है, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन ए है, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन भी ए होगी, तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रस्सी के पॉइंट की एक्सेलरेशन हो जाएगी ए, और बॉडी की हो जाएगी नीचे एसीएम, ऊपर आर अल्फा। नो स्लिप कंडीशन कहेगा ए इज इक्वल टू एसीएम माइनस आर अल्फा, ए इज इक्वल टू एसीएम माइनस आर अल्फा, दैट्स योर फोर्थ इक्वेशन। 1 2 3 and 4, and what are the unknowns? A, T, ACM, alpha. 4 unknowns, 4 equations, we are done. Next guys, suppose करो another question। इस बार मैंने, ये छत है, ये आइडियल पुली है, ये आइडियल है, अब यहां से गई रस्सी, यहां पर एक और लगा दिया रोलर टाइप। अब ये मत कहना कि ये सॉलिड सिलेंडर है, बॉल है, क्या है, मैं एम के आर लेके करूंगा जनरल केस। और फिर यहां पे छत ऐसे है, और फिर मैंने यहां पर एक मास टांग दिया। लेट अस सपोज से दिस मास इज स्मॉल एम, इस मास को ले लो कैपिटल एम, रेडियस ले लो आर, और रेडियस ऑफ गायरेशन ले लो के। तो मैंने बताया नहीं कि एग्जैक्टली किस तरह की बॉडी है ये। इट माइट बी अ सॉलिड सिलेंडर, इट माइट बी अ hollow cylinder for all we care, it might be a solid sphere also, हाँ या ना। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। अच्छा, व्हेन आई से कैपिटल एम की एक्सेलरेशन, आई मीन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ या ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है नो स्लिपिंग बिटवीन मूविंग पुली बोल दो उसे, मूविंग पुली एंड स्ट्रिंग, नो स्लिपिंग बिटवीन मूविंग पुली एंड स्ट्रिंग। गाइस कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये आइडियल है, ये आइडियल है, इसके दोनों तरफ टेंशन सेम होगी। ये नॉन आइडियल है, इसका मतलब यहां पे टेंशन अलग हो जाएगी। ये हमने पिछली क्लास में बात किया था जब हम फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे थे। हमने ये कहा था जब ये फ्रिक्शन वाली और मास वाली पुलीज होती हैं, उनके दोनों तरफ टेंशन अलग अलग हो जाती है। तो यहां पे टेंशन T1 है अगर, तो इधर टेंशन कितनी हो जाएगी? T2 हो जाएगी। अब मैंने कहा इसका FBD बनाओ, इधर लगेगा T1, नीचे लगेगा mg, इस पे इधर लगेगा T1, इधर लगेगा T2, नीचे लगेगा कैपिटल mg। बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये सोचो, इसकी एक्सेलरेशन किधर भी मान सकते हो, ऊपर भी मान सकते हो, नीचे भी मान सकते हो। ऊपर मान ली, चलो ऊपर मान ली ए। ये अगर ऊपर जाएगा, ये रस्सी खुलेगी, ये रस्सी खुलेगी तो ये ऐसे नीचे जाएगा। फील आई है? यहां से रस्सी खुलेगी तो नीचे जाएगा। तो इसकी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लो ऐसे ACM, और एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो ऐसे अल्फा, हाँ या ना। इसकी ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या कहेगी? T1 माइनस mg इज me, दैट्स वन इक्वेशन। उस पुली की ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या कहेगी? नीचे ACM लिया है ना, mg माइनस T1 माइनस T2 इज MACM, हाँ या ना। mg माइनस T1 माइनस T2 इज MACM। बेटा अल्फा कैसे लिया है? एंटी क्लॉकवाइज। सो नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे लेनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा? T2R माइनस T1R। भाई तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हो, टॉर्क कौन कौन देगा? टेंशन T2 देगा और T1 देगा। ऐसे टोटल मान रहे हो तो क्या बोलोगे? T2R माइनस T1R
इज आईसीएम, आईसीएम को क्या लिख दोगे, एम के स्क्वेयर एल्फा, हाँ या ना, टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। बेटा यहां पे अननोन्स कितने हैं गाइस, अननोन्स कितने हैं, T1 T2 ए एल्फा ए 5, इक्वेशन क्या बनी 3, ये तीनों इक्वेशन कहां की बनी है, F इक्वल टू एम ए या टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाली बनी है। अब दो इक्वेशन और चाहिए, वो दोनों बनेंगी नो स्लिप कंडीशन से, और वो एक बनेगी इस पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन से, और एक बनेगी इस पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन से। अब तुमने या हमने ऐसे अज्यूम किया, एसीएम नीचे माना, तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन हो गई नीचे की तरफ एसीएम, और अल्फा ऐसे माना है तो आर अल्फा ऊपर की तरफ, ये छत पे कनेक्टेड है, तो इन सारे पॉइंट्स की एक्सेलरेशन क्या है 0, तो इसकी हो गई 0। तो राइट साइड में नो स्लिप कंडीशन क्या कहेगा, राइट साइड में नो स्लिप कंडीशन इज ए माइनस आर अल्फा इज 0, ए माइनस आर अल्फा इज 0, हाँ या ना। अब लेफ्ट साइड में इसकी हो गई एक्सेलरेशन स्मॉल ए, तो इस वाले पॉइंट की हो गई नीचे की तरफ स्मॉल ए, इस वाले पॉइंट की हो गई नीचे की तरफ स्मॉल ए। अब एसीएम नीचे लिया है तो ये हो गया एसीएम, और ऐसे हो गया आर अल्फा, हाँ या ना भाई, तुमने अल्फा भी तो ऐसे ही लिया है, तो आर अल्फा भी नीचे की तरफ होएगा, तो क्या बोलोगे ए प्लस आर अल्फा इज स्मॉल ए, दिस इज नो स्लिप कंडीशन एट लेफ्ट वाला पॉइंट, दिस इज लेफ्ट वाले पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन, दिस इज राइट वाले पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन। दिमाग में डाल लो भाई क्या क्या इक्वेशंस बनानी होती हैं, एक तो ट्रांसलेशन मोशन की, एक रोटेशनल मोशन की, और एक नो स्लिपिंग वाली। हो गए 5 इक्वेशन, 5 अननोन, सॉल्वेबल था, डन। मैं तो ये कह रहा था जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, मैं तो ये कह रहा था जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ज्यादा दिमाग अगर नहीं लगाया तो अजीबोगरीब से मतलब रिजल्ट आने लगेंगे। जैसे जैसे मैंने तो ज्यादा दिमाग लगाया था, मैंने तो ये कहा कि ये अगर ऊपर जा रहा है ए से तो ये रस्सी खुलेगी, तो यहां पर इसका नीचे एसीएम होना चाहिए और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, मैंने ऐसे सोच के बोला। तो मैंने इक्वेशन बोल दिया, यहाँ पे T1, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, तो मैंने आंख बंद करके T1 माइनस mg इज MACM एंड mg माइनस T1 माइनस T2 इज MACM, और टॉर्क हो जाएगा T2r माइनस T1r इज ICM अल्फा। यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन देगा ACM माइनस R अल्फा इज 0, और यहाँ पर A ऊपर है तो इसका A नीचे है, तो ACM प्लस R अल्फा इज स्मॉल a, डन। अब मान लो यहां पर मैं A नीचे लेता, यहां पर मैं A नीचे लेता, तो मेरे को टॉपिक की फील आ रही है कि भाई इसको खींच के नीचे ले गया, इस रस्सी को नीचे ले गया, तो ये एक्चुअली क्या होगी, पुली ऊपर चढ़ेगी, ये पुली एक्चुअली ऊपर चढ़ेगी एसीएम से, और एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी ऐसे, क्योंकि ये ऐसे घूमेगी, रस्सी को तुम ऐसे खींच दोगे बालक ऐसे, तो ये पुली ऐसे ऊपर चढ़ती जाएगी, क्योंकि ये वाला रस्सी का पॉइंट ऊपर जाएगा, हाँ या ना। अब इक्वेशन क्या लिखूंगा, अब भी लिख सकते हैं mg माइनस T1 mg माइनस T1 इज MA, T1 प्लस T2 माइनस mg इज MACM, टॉर्क क्या हो जाएगा T1r माइनस T2r इज ICM अल्फा। इस पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन, ACM ऊपर R अल्फा नीचे, ACM ऊपर और अल्फा ऐसे है तो R अल्फा नीचे, तो ACM माइनस R अल्फा इज 0। यहां पर ACM ऊपर R अल्फा ऊपर और स्मॉल a भी ऊपर होगा, क्योंकि ये वाला A नीचे है तो इस वाले रस्सी के पॉइंट का A ऊपर होगा, तो क्या लिखोगे ACM प्लस R अल्फा इज स्मॉल a। तो इसमें भी कोई उठपटांग इक्वेशन नहीं आई, लेकिन जब मान लो टॉपिक हमें मोशन की फील ही नहीं आ रही, तो आंख बंद करके भी करोगे तब भी आंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। कैसे, इसका ले लिया A नीचे, इसका भी ACM नीचे ले लिया, अल्फा नहीं समझ में आ रहा था, मैंने कहा अल्फा भी ऐसे ले लिया, मतलब कुछ भी ले लिया, बेसिकली क्या कर दिया, कुछ भी ले लिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी। अब इक्वेशंस लिखते हुए ध्यान रखना, ये T1 है, ये T1 है, ये
T2 है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, mg माइनस T1 इज ma, इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल mg माइनस T1 माइनस T2 इज कैपिटल MACM। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास वो हो जाएगा हमारा अल्फा, ऐसे है ना, तो T1R माइनस T2R इज ICM अल्फा, हाँ या ना। अब नो स्लिप कंडीशन देखो, इस वाले पॉइंट पे नीचे हो गया ACM और नीचे ही हो गया R अल्फा और इसकी हो गई 0, छत पे कनेक्टेड है, तो इक्वेशन बनेगी ACM प्लस R अल्फा इज 0। मतलब अपने आप ही बता दिया इसने कि यार अल्फा या ACM दोनों में से कोई एक नेगेटिव रहेगा, जो तूने माना है वो गलत माना है, हाँ या ना। अब इसका A नीचे है तो इस वाले पॉइंट का स्मॉल a ऊपर होगा, इसका ACM तो होगा नीचे और R अल्फा होगा ऊपर, तो इक्वेशन बन जाएगी स्मॉल a इज R अल्फा माइनस ACM, स्मॉल a इक्वल टू R अल्फा माइनस ACM। दो इक्वेशन होगी, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे बिल्कुल दिमाग लगाए बिना, ऑल्दो आई वुड प्रेफर कि तुम्हें थोड़ी सी फील भी आनी चाहिए कि इसको खींचेंगे तो ये ऊपर चढ़ेगा ऐसे, और वो भी ऐसे घूमते हुए, और अगर इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसे खुलता हुआ नीचे गिरेगा, हाँ या ना। अदरवाइज तो हम आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते थे, गॉट इट और नॉट। और इसी से सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, ये हो सकता है, ऐसा हो गया, क्या मैं कहता हूं एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आइडियल है, यहां पे T1 लगेगा, यहां पे T1 लगेगा, यहां पे T2 लगेगा, नीचे mg लगेगा, इसकी एक्सेलरेशन स्मॉल a ले लो, इसकी कैपिटल A ले लो, और अल्फा ऐसे होगा, क्योंकि ये इधर आगे जाएगा, ये खुलेगा, ये नीचे गिरेगा ऐसे घूम के, हाँ या ना। हम ये कहेंगे T1 इज ma, T1 इज ma, इसका हो जाएगा mg माइनस T1, mg माइनस T1 माइनस T2 इज MACM, अल्फा के डायरेक्शन में हो जाएगा T2R माइनस T1R इज ICM अल्फा। नो स्लिप कंडीशन क्या कहेगा, इस पॉइंट पे ACM इधर हो गया, एक R अल्फा ऊपर हो गया, तो हमने कहा ये छत पे कनेक्टेड है तो 0 हो गया, A माइनस R अल्फा इज 0, और यहां पर हमारा ACM नीचे हो गया, R अल्फा नीचे हो गया, और इसका A आगे था तो इस वाले पॉइंट का A नीचे हो गया, तो हम कहेंगे A प्लस R अल्फा इज स्मॉल a। डन, 5 इक्वेशन 5 अननोन। ऐसे है, ये तो है आइडियल, ये तो है आइडियल, टफ नहीं है, देखो बहुत सिंपल सा है। इसका ले लो मास m1, इसका रेडियस ले लो r1, m1 r1, ये हो गया m2 r2। अब हम कहेंगे इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लो a1, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो अल्फा 1, इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लो, नीचे ही ले लो a2, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो अल्फा 2। भाई तुम ये तो कह ही नहीं सकते कि इसका a नीचे तो इसका a ऊपर, वो लेंथ ऑफ रस्सी कांस्टेंट थोड़ी है, तो इसका ACM1 अल्फा 1 ले लो, इसका ACM2 अल्फा 2 ले लो। मैं बताऊं इसमें तो सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है नो स्लिप कंडीशन में। नो स्लिप कंडीशन कैसे लगाओगे, यहां पर क्या कर दो, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन हो गई नीचे की तरफ a1, ऊपर की तरफ r1 अल्फा 1, इसको मान लो रस्सी की पॉइंट की एक्सेलरेशन स्मॉल a ऊपर है, ये रस्सी के पॉइंट की एक्सेलरेशन है, तो क्या मैं कह सकता हूं r1 अल्फा 1 माइनस a1 इज स्मॉल a। अब रस्सी के इस पॉइंट की एक्सेलरेशन अगर स्मॉल a ऊपर है तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन स्मॉल a नीचे है। अब इस वाले पॉइंट की नीचे a हो गई, इसकी लिख ली हमने a2 और ऊपर लिख दी r2 अल्फा 2। अब कह दिया स्मॉल a इज नथिंग बट a2 माइनस r2 अल्फा 2। अब a को हटा दो क्योंकि a तो हमने जबरदस्ती लिया था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो किसी की एक्सेलरेशन थोड़ी थी, वो तो एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग थी बेसिकली, हाँ या ना, अ पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने कहा a को एलिमिनेट कर दो,
तो बेसिकली नो स्लिप कंडीशन आ गई, R1 अल्फा 1 माइनस A1 इज A2 माइनस R2 अल्फा 2। गॉट इट और नॉट? पक्का? अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसकी तो हो जाएगी M1G माइनस T इज M1A1। इसमें टेंशन और इसमें टेंशन सेम होगी, और क्या हो जाएगी? T इंटू R1 इज ICM1 अल्फा 1। T इंटू R1, ऐसे टेंशन लगेगा, टॉर्क इधर की तरफ होगा, T इंटू R1 इज ICM1 अल्फा 1। दूसरे की हो जाएगी M2G माइनस T इज M2A2। उसकी टॉर्क वाली क्या हो जाएगी? T इंटू R2 इज ICM2 अल्फा 2, क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो टेंशन ऐसे लग रहा है, टॉर्क कैसे हो जाएगी? T इंटू R2 इज ICM2 अल्फा 2। अब इन चार इक्वेशन प्लस ये वाली, इनको तो हटा ही दो ना। इन 5 इक्वेशंस को देखा जाए, ये बीच की तो मैंने इंटरमीडिएट इक्वेशन बनाई थी टू गेट नो स्लिप कंडीशन इन A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, स्मॉल a को इंट्रोड्यूस करके, हाँ या ना? अननोन्स कितने? ACM1 अल्फा 1, ACM2 अल्फा 2 एंड T। 5 इक्वेशन 5 अननोन, 5 इक्वेशन 5 अननोन। गॉट इट? डन? एक और क्वेश्चन कराया जाए, बख्श दिया जाए? करा दें? चलो।